आज हम लोग देखते हैं भारत की खोज नाम की पुस्तक का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय की विषय वस्तु थोड़ा ज्यादा है। इसका जो प्रसंग है दूसरे अध्याय का वो काफी लंबा चौड़ा है, इसलिए दूसरे अध्याय के कई भाग होंगे। तो ये पहला भाग है, इसका नाम है तलाश। इस अध्याय का तलाश नाम है। तलाश का मतलब होता है खोज, किसी चीज को ढूंढना। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है भारत के अतीत की झांकी। ये जो झांकी शब्द होता है, इस शब्द का वही अर्थ होता है जो अर्थ झलक शब्द का होता है। जैसे कहते हैं झलक दिखलाना या झलक देखी, माने थोड़ा सा देखा, थोड़ी देर के लिए देखा। उसी तरह से झांकी, झांकी कुछ चित्रों का समूह होता है। झांकी शब्द जो है वो झांकने से बना है। दोनों का अर्थ जो है वो काफी एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे का पर्याय तो नहीं है लेकिन निकट बहुत है। तो अतीत की झांकी का मतलब है कि इस पाठ में ऐसा कुछ लिखा गया है, ऐसा कुछ प्रदर्शित किया गया है कि उसको पढ़ने पर आपको इस देश का जो अतीत है उसकी झांकी दिखाई देगी, उसकी झलक दिखाई देगी। एक के बाद एक जो चित्र हैं वो आपके मानस पटल पर आते जाएंगे, एक फिल्म जैसी चल जाएगी आपके मस्तिष्क में। झांकी का यह मतलब है। तो इस अध्याय में जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो सब अतीत के बारे में है जो कि गुजरा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि यह अतीत की झांकी जो है वो कितने पुराने अतीत की झांकी है। तो इसका उत्तर ये है, इस पाठ के आधार पर जो उत्तर है वो ये है कि इन्होंने जो इसमें झांकी प्रस्तुत की है वो लगभग 10,000 साल पहले की है। 10,000 साल से पहले से वो चलना शुरू होती है और चलते चलते वो 1950 तक आ जाती है। तो 10,000 वर्षों का जो सफर है उसका एक पाठ के अंतर्गत या एक किताब के अंतर्गत सिर्फ संकेत मात्र किया जा सकता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है। और फिर भारत जैसे देश का अतीत, जहां समझ लीजिए कि हर गांव ही अपने आप में एक इतिहास है, हर आदमी ही अपने आप में एक इतिहास है, पता नहीं कितने तरह का तो यहाँ भूगोल है। इनकी सबकी चर्चा भी आगे इन्होंने की है, लेकिन यहाँ पर ये अतीत की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने लिखा है कि आखिर यह भारत है क्या, भारत किस चीज का नाम है। अगर हम यह कह दें कि भारत नाम का एक देश है तो सवाल यह उठता है कि फिर देश क्या है। अगर हम यह कह दें कि देश जो है जमीन का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई पूरब से पश्चिम इतनी है और उत्तर से दक्षिण इतनी है, यही देश है, तो क्या यह उत्तर एक देश के लिए उचित है? बस इतना ही देश है? नहीं, देश वास्तव में जमीन के टुकड़े का नाम नहीं होता है, क्योंकि देश जिन चीजों से मिलकर बनता है, राष्ट्र जिन चीजों से मिलकर के बनता है, वो चीजें कम नहीं हैं। ऐसे सैकड़ों, हजारों और लाखों कारक होते हैं जो जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब जाकर के एक देश का और राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र नाम होता है वहाँ की जमीन का, वहाँ की मिट्टी का, वहाँ की हवा का, वहाँ के पानी का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के भोजन का, वहाँ के पहनावे का, वहाँ के लोगों की आदतों का, वहाँ के लोगों की संस्कृति का, वहाँ की सभ्यता का, वहाँ के संस्कारों का। ये सारी चीजें मिल करके तब जाकर के एक राष्ट्र का निर्माण करती है। और राष्ट्र के प्रेम की जब बात आती है तो चूंकि यह सारी चीजें मिलकर के राष्ट्र को बनाती हैं, इसलिए इन सारी चीजों से प्रेम होना ही राष्ट्र से प्रेम होना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान से आपको प्रेम हो, तो वह इंसान जिन चीजों से मिलकर बना है, जो कारक महत्वपूर्ण है उस इंसान के वजूद में, उन सभी कारकों से भी आपको प्रेम होगा, यह तय है। उस व्यक्ति से संबंधित जो वस्तुएं होंगी उनसे भी आपको प्रेम हो जाएगा। उस व्यक्ति से संबंधित जो जगहें होंगी, जो स्थान होंगे, जहां जहां आप उस व्यक्ति के साथ गए होंगे, उठे होंगे, बैठे होंगे, जो खाया होगा, पिया होगा, इन सभी चीजों से आपको जब प्रेम होगा अलग अलग, तो यह जो सम्मिलित रूप से बनकर के एकाकार कोई चीज तैयार होगी, उसको फिर उस व्यक्ति से प्रेम कहा जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप इस देश की नदियों से प्रेम नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, तो आप देश प्रेमी नहीं हैं, क्योंकि नदियां इस देश की संपत्ति हैं, उन्हीं की बदौलत यह देश जिंदा है।
और उनसे आपको प्रेम नहीं है, उनका आप विनाश करना चाह रहे हैं, तो आप देश प्रेमी नहीं हैं। यहाँ के जंगलों को आप काटते जा रहे हैं, पेड़ों को आप काटते जा रहे हैं, हरा पेड़ आपको कतई पसंद नहीं आता है, लगाते आप एक भी पेड़ है नहीं, तो आप देश प्रेमी अपने को समझें भले ही, लेकिन आप हैं नहीं। यहाँ की सड़कों को आप काट करके फौरन गड्ढा बना देते हैं, तो आप देश प्रेमी नहीं हैं। यहाँ के पक्षियों से, यहाँ के फूलों से, यहाँ के पशुओं से आपको कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो आप देश प्रेमी नहीं हैं। ये धोखा है। आप अपने मन में स्वीकार कर सकते हैं, मंच पर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हाँ मैं देश प्रेमी हूँ और सबको देश प्रेमी होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देश प्रेमी वास्तव में है नहीं, ये सिर्फ एक नाटक है। तो ये जो आखिर ये भारत है क्या, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, अतीत में ऐसी कौन कौन सी बातें थीं जिनका यह प्रतिनिधित्व करता था, यह प्रतिनिधि था, वो कौन सी चीजें हैं? क्या संस्कृत के लिए यह विश्व भर में जाना जाता था, या अपने ज्ञान के लिए यह विश्व भर में जाना जाता था, या अपनी बहादुरी के लिए या अपनी युद्धक क्षमता के लिए यह विश्व भर में जाना जाता था? इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिनका यह प्रतिनिधित्व करता रहा हो इस विश्व के रंगमंच पर। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, और वह जो रुतबा था इस देश का हजारों साल पहले, जो वैदिक काल में था, जो श्री राम के ज़माने में रहा, जो श्री कृष्ण के ज़माने में रहा, जो सम्राट चंद्रगुप्त के ज़माने में रहा, हर्षवर्धन के ज़माने में रहा, सम्राट अशोक के ज़माने में रहा, वह जो गौरव है, उस गौरव को इस देश ने क्यों खो दिया? अगर इस बात पर हम चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जीना ही बेकार है एक तरह से। क्योंकि वो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ कि इस देश ने अपना वास्तविक गौरव खो दिया, उन परिस्थितियों को दोबारा इस देश में पैदा न होने दिया जाए। असली धर्म कर्म यही है। आगे चलकर के इन कारणों पर विचार किया जाएगा कि वो जो शक्ति हुआ करती थी किसी जमाने में, तो उस शक्ति को इस देश ने क्यों खो दिया, वो शक्ति क्यों कम पड़ गई, उसमें ह्रास क्यों हो गया, इस पर आगे चर्चा होगी। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? एक सवाल और है, क्या उसने अपनी उस शक्ति को, उस गरिमा को, उस गौरव को खो दिया, और क्या पूरी तरह से खो दिया? ये दूसरा सवाल है। यह सवाल अधिक चिंतन परक है। इससे पहले वाला जो सवाल था वो कुछ आसान था कि क्या उसने अपनी शक्ति को खो दिया है, तो इसके तो उत्तर में यह कहा जा सकता है कि नहीं, खो नहीं दिया है। लेकिन जब यह पूछा जाएगा कि क्या इस देश ने अपनी उन शक्तियों को पूरी तरह से खो दिया है, तो आपको सभी क्षेत्रों की शक्तियों की अलग अलग गणना करनी पड़ेगी। तब इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि कहां कहां उसने अपनी शक्ति को खोया है और कहां नहीं खोया है, किन किन क्षेत्रों में उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह खो दिया है और कहां उसकी शक्ति बाकी है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व अगर कहीं है तो भारत में है। यद्यपि सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, लेकिन चीन की जमीन भी भारत से 3 गुनी है, यह भी ध्यान रखिए। इसलिए घनत्व के मामले में भारत नंबर 1 पर है। तो उस समय भी ये ऐसा ही था। असल में विश्व में जनसंख्या वही ज्यादा होती है हमेशा से, जब से ये दुनिया बनी है तब से ये है और हमेशा रहेगा। जनसंख्या उसी भूखंड पर ज्यादा बसती है जहां पर प्राकृतिक संसाधन अच्छे होते हैं। चीन का जो भूगोल है वो भी विश्व का अच्छा भूगोल है, उसकी गणना अच्छे भूगोलों में होती है। भारत का भूगोल तो कहना ही क्या है। यही कारण है कि यह जो इलाका है हिमालय के आसपास का, भारत है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, रूस का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, यह जो इलाका रहा है इनमें जनसंख्या घनत्व तो हमेशा से ज़्यादा रहा है। अब जैसे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी देश हैं तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि वहाँ हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल वही तो है। तो वहाँ कौन रहेगा जाकर के? वहाँ जो भी रहेगा मजबूरी में रहेगा। तो इस वजह से भारत में जो जनसंख्या का घनत्व रहा है वो हमेशा से ज़्यादा रहा है। तो कह रहे हैं कि विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? जानदार मतलब जिंदा। इस देश के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम जानदार कह सकते हैं, जिसको हम जीवित कह सकते हैं, जिंदा कह सकते हैं? और वह चीज जनसंख्या को छोड़कर और कौन सी है, ये सवाल उठा रहे हैं।
कि जनसंख्या तो मान लीजिए जिंदा होती ही है, क्योंकि जितने भी नागरिक हैं वो सब जिंदा ही होते हैं। तो उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो जानदार है? जानदार का मतलब यहां पर है दमदार से, क्योंकि इंसान के अलावा, नागरिक के अलावा और किसी भी चीज में प्राण नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि यह बात लिखी है कि जनसंख्या के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो जानदार है, तो इस जानदार का मतलब यहां पर शानदार से है, दमदार से है, इन चीजों से है। अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है इसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? यह जो वाक्य अंत में लिखा हुआ है यह बड़ा गंभीर वाक्य है। कह रहे हैं कि जो भी भारत के पास बचा है, जो कि हजारों साल से चला आ रहा है, और ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो पहले थीं और अब नहीं हैं, या ऐसी भी तमाम चीजें हैं जो पहले भी थी अब भी हैं, तो वो जो पुरानी बची हुई चीजें हैं वो, और जो चीजें आज खो गई हैं वो, उनका आधुनिक विश्व से किस तरह तालमेल बैठता है। आज के जमाने का जो संसार है, आज की जो दुनिया है, उस दुनिया से हमारे पास जो कुछ पुराना है उसका तालमेल किसी तरह से बैठता है कि नहीं बैठता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे खाने का जो ढंग है, हमारे कपड़े पहनने का जो ढंग है, हमारा जिंदगी जीने का जो ढंग है, हमारे उठने का, बैठने का, चलने का, बात करने का, आने का, जाने का, जो कुछ भी तरीका है, जो कुछ भी उसके कायदे और कानून है और सलीका है, क्या उसका इस विश्व के साथ कोई तालमेल है? एक चीज। दूसरी चीज, आज चूंकि वैज्ञानिक युग है, इसलिए यह जो आधुनिक विश्व की बात है इसमें वैज्ञानिकता अपने आप निहित है। जो कुछ भी हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति के जितने भी हिस्से हैं, जितनी भी चीजों को मिला करके संस्कृति और सभ्यता बनती है, वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करके और यह चिंतन किया जाए कि वो विज्ञान की कसौटी पर कितना खरे उतरते हैं। तमाम ऐसी भी चीजें मिलेंगी जो निरा कपोल कल्पित होंगी, जो बिल्कुल निराधार होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी पुराना है वो सब निराधार होगा। अधिकतर चीजें आपको विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती हुई मिलेंगी। यह नहीं आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ बेकार है। उसके बाद ये लिख रहे हैं भारत की शक्ति और सीमा। किसी भी राष्ट्र की जो शक्ति होती है, तो पहली नजर में तो आज अगर यह सवाल आए कि उस राष्ट्र की शक्ति क्या है, तो पहली नजर में तो ध्यान आता है सेना का, फौज का, कि जिसकी सेना जितनी ही मजबूत है वह देश उतना ही मजबूत है। लेकिन वास्तव में जो एक मजबूती और होती है वो होती है चिंतन की और विचारों की और समाज को बदल देने की। यह जो शक्ति होती है ये उस फौज से भी बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि इस शक्ति के द्वारा मनुष्य के मन को बदल दिया जाता है, उसके विचारों को बदल दिया जाता है, उसकी जिंदगी को बदल दिया जाता है, उसकी जीवन शैली को बदल दिया जाता है। ऐसा प्रयास किया जाता है। तो ये भी एक किस्म की शक्ति ही होती है। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। वही बात कि शक्ति के जो स्रोत हैं, शक्ति जहां से निकलती है, और उसके पतन और नाश, यानी जब उनका पतन हुआ और फिर उनका जब विनाश हुआ, तो इन दोनों चीजों के जो कारण हैं, पतन के भी कारण और नाश के भी कारण, तो इन कारणों की जो खोज है, कारणों का पता लगाना कि ऐसा क्यों हुआ, तो यह खोज बहुत लंबी और उलझी हुई है। आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा और आपके दिमाग पर अच्छा खासा बोझ महसूस होगा अगर इस विषय पर आप चिंतन करेंगे। तो उलझी हुई होने का यही मतलब है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। हाल के कारण माने जल्दी के कारण। इस देश के पतन के जितने भी कारण हैं उसमें पुराने कारण जो हैं उनको खोजना बड़ी उलझन का काम है, ये नेहरू जी लिख रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उसके हाल के जो कारण है, हाल माने जल्दी, जल्दी के जो कारण हैं, इस जल्दी का मतलब पिछले 100 साल, 200 साल, 500 साल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस जमाने की बात हो रही है उस जमाने के साथ में अगर जल्दी शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका मतलब 100, 200, 300 साल आराम से हो सकता है। अगर 500 साल पुरानी बात की जा रही होती तो इस जल्दी का मतलब 10, 20, 50 साल हो सकता था। लेकिन बात चूंकि 10,000 साल पुरानी हो रही है, 5,000 साल पुरानी हो रही है,
तो इसके बराबर में जब जल्दी शब्द का प्रयोग होगा तो 100, 200, 300 साल कोई ज़्यादा नहीं होंगे। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। यहां पर इन्होंने भारत और यूरोप की तुलना की है, तो कह रहे हैं कि जो भारत इस समय पिछड़ चुका है तकनीकी के क्षेत्र में, उसी जगह पर जो यूरोप है जो पहले पिछड़ा हुआ था, पहले भारत आगे था, यूरोप पीछे था, वह यूरोप अब आगे निकल गया है तकनीकी के क्षेत्र में, भारत पीछे छूट गया है। इसका कारण यह है कि जिस समय की यह बात है उस समय देश गुलाम था और देश को गुलाम हुए बहुत दिन हो चुके थे। उतने दिनों में इस देश का बाकायदे अच्छी तरह से शोषण किया जा चुका था। हजारों लाखों कुंटल सोना और चांदी, हीरे जवाहरात यहाँ से सब ले जाए जा चुके थे और यहाँ पता नहीं कितनी खुदाई हो चुकी थी, कितना खजाना यहाँ से खोद कर ले जाया जा चुका था। एक तरह से उन्होंने अपनी समझ में कुछ छोड़ा नहीं था। शासन जब दूसरे देश का है इस देश पर, तो तकनीकी रूप से वो भारत को अगड़ा क्यों बनाएंगे, वो पिछड़ा ही तो बनाए रखेंगे। तो यही एक कारण है कि तकनीकी रूप से भारत पिछड़ा रहा। अमेरिका भारत से 150 साल पहले आज़ाद हो गया था। 150 साल माने रखते हैं, 150 साल में 6-7 पीढ़ियां बीत जाती हैं। तो जब वो 150 साल पहले आज़ाद हुआ था और हम उसके 150 साल बाद आज़ाद हुए हैं, तब आज हम इस स्थिति में हैं। और अगर मान लीजिए हम भी उसी समय आज़ाद हो गए होते या अमेरिका उस समय आज़ाद न हुआ होता, हमारे साथ आज़ाद हुआ होता, तब तो दोनों की तुलना हो सकती थी। तुलना बराबर वालों से होती है। हमारी गुलामी अभी 1947 में दूर हुई है, तुम्हारी गुलामी 200, सवा 200, 250 साल पहले दूर हो गई थी। तो अगर तुलना ही होनी है तो तुलना हर जगह पर होनी चाहिए। तो यह जो बात इसमें लिखी है भारत और यूरोप के बीच में तुलना वाली, कि यूरोप जो तकनीकी रूप में पिछड़ा था वो आगे निकल गया और भारत जो आगे था वो पिछड़ गया, इस बिंदु पर भी चर्चा आगे इस पुस्तक में होगी। अभी तो ये संकेत करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार इस प्रसंग को हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।